नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं प्रारब्ध अवनीश पीएन शर्मा जी। इतना खूबसूरत नाम है प्रारब्ध, जो बताता है कि प्रारब्ध क्या है, लेकिन इस देश का प्रारब्ध क्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि रिकॉर्ड क्या कहता है, वो ये बताता है कि हिंदुस्तान की कभी कोई मदद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान से नहीं हुई है। एक झूठ जिसको लगातार कांग्रेस के पत्रकार, कांग्रेसी यूट्यूबर्स लगातार पिरोए दे रहे हैं कि हिंदुस्तान बोल क्यों नहीं रहा। इस देश का प्रधानमंत्री 90 लाख लोगों के भविष्य को जानता है। उसको मालूम है कि एक भी गलती उन 90 लाख लोगों की जिंदगी के लिए भारी पड़ सकती है। लेकिन ये कांग्रेसी और ये कांग्रेसी नेता, माफ कीजिएगा, कोई एक पार्टी के तौर पर, क्योंकि वो ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, वो बाकायदा दिखा रहे हैं। किसी किसी को तो ये भी लगता है कि ये एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, मतलब मैं ये सोच के रह जाता हूं कि एक तरफ मोदी जी इतने कमजोर हैं कि वो घुटनों के बल गिरते दिखाते हैं, दूसरे पल वो इतने बड़े ताकतवर हैं कि एप्स्टीन फाइल के लिए किसी एक देश को तबाह कर दें। इतना जलवा है। और ये सड़कों पर जो हंगामा हल्ला, वो सब क्या कहता है, इस पर बात करेंगे हम अवनीश जी से। पीएन शर्मा जी हमारे मित्र हैं और बहुत ही लंबे अरसे से हम इस पर चर्चा ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे, उसको ऑन द रिकॉर्ड है। चलिए सर, क्या लग रहा है अवनीश जी, ये जो खेल चल रहा है, आपने लेख भी पढ़ लिया सोनिया गांधी जी का, आपने ये भी देख लिया, रिकॉर्ड ये कहता है एक भी बार, मैं एक भी बार कह रहा हूं, एक भी बार यूएन में कभी भारत के लिए कभी किसी लॉबिंग नहीं की, ईरान ने कभी कोई वोट नहीं किया। एकमात्र उदाहरण देते हैं 1994 का। और ये हैरानी की बात है, अगर इतिहास में जाएंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो 1994 में ओआईसी का एकमात्र मसला था, वो यूएन का पार्ट नहीं था। और उसमें भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां उनको प्रस्ताव पास होता, उसके बाद वो यूएन में आता और वहां गिर जाता। ये सबको मालूम है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ इस डंडे से वो पूरे देश को, और किस देश को, जिसके खिलाफ आपने, इजराइल के खिलाफ कितनी बार आपने, हर बार उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कराने में योगदान दिया। इजराइल के खिलाफ, उस देश के डिवीजन के खिलाफ नेहरू, महात्मा गांधी, सबने उस देश को, मतलब उसको देश बनाने से रोकने की कोशिश की इजराइल को, तब भी वो देश आपके साथ अखंड खड़ा रहा। तो ये है क्या, ये देश के लिए हो रहा है ये जो प्रदर्शन है, ये रहबरे मौजम जो मर गए उनके लिए हो रहा है, या इसके पीछे कुछ और भी आपको दिखता है? अवनीश जी जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए जी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको भी। सर, इसकी डीएनए में वजह है, अगर आप वजह तलाशेंगे तो वो डीएनए में है। और वो कौन सा डीएनए? मंसूबे का डीएनए। ईरान जिसके मूल धर्म को नष्ट करके और वहां पर इस्लाम जबरिया कत्लोगारत करके, बाई फोर्स महिलाओं के साथ अत्याचार, ये तमाम करके, और ये कोई ऐसा नहीं कि हजारों साल पुरानी कहानी है सर, ये बिल्कुल आंखों के सामने एक जोरास्ट्रियन राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया गया। आज जो लोग भी ईरान के उस आतंकवादी, जिसको वो सर्वोच्च नेता कहते हैं, शियाओं को शर्म आनी चाहिए कि इतने इस्लामी मुल्कों के खिलाफ और पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले, जो कि हुती को खड़ा करता है, जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, जो हमास को खड़ा करता है, ये सब पालता है और खुद अपने देश के अंदर वो इस्लामिक लीडरशिप किस तरीके से ईरान की अपनी संस्कृति को, ईरान के मूल संस्कृति को खराब किया, नष्ट किया, खत्म किया, बदल दिया साहब, देखते देखते बदल दिया। हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। भारत में जो भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी छाती कूट रहे हैं, वो सब वही मंसूबे का डीएनए है जो उससे मैच करता है। ये भारत के सनातन को बर्बाद करने वाले चाहत वाले लोग हैं। ये एक जैसा मंसूबा जब होता है ना, ये सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट है सर। इसके कुछ दूसरे फिजिकल पार्ट भी हैं, मैं उस पर भी आऊंगा।
लेकिन ये भाव कहां से आता है? ये भाव वहीं से आता है कि जिस तरीके से ईरान में वहां की मूल संस्कृति को, मूल धर्म को बदल के गजवाए ईरान थोप दिया गया, ये गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हुए लोगों की है। ये वेटिकन को रिप्रेजेंट करने वाला वो खानदान, वो परिवार और उसकी पार्टी, इसलिए ये छातियों में दूध उतरा है सर। पहला इसका ये अर्थ है, क्योंकि आप कहीं इमोशनली जुड़े होते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो शिया हजरात निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं, वो ये इतना तक कह रही हैं कि पेट में पलता हुआ बच्चा, वो भी ईरान के नाम, वो भी जाएगा लड़ने अमेरिका और इजराइल से। मोदी जी इजाजत दे दो, हम जाएंगे, महिला कह रही है। दूसरी तरफ मोदी जी 90 लाख लोगों, जैसा आपने कहा, पूरे ईस्ट एशिया में, सॉरी पूरे वेस्ट एशिया में 90 लाख अलग अलग देशों में मिला के एक तरफ सरकार अपना काम कर रही है। तो ये वो इमोशनल कनेक्शन है सर, क्योंकि यहां भी सनातन को डेंगू, मलेरिया, सनातन को समाप्त करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस तक, भारत में सनातन विरोधी राजनीति करने वाले राहुल गांधी और उनका परिवार, उनका पूरा इकोसिस्टम आप देख लीजिए, डिसमेंटलिंग सनातना और डिसमेंटलिंग हिंदू जैसे कॉन्सेप्ट, अवधारणा ढोने वाले, तो इनका तो बड़ा लाजमी है सर। तेरा मेरा रिश्ता क्या वो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनके बीच में यही रिश्ता है। क्योंकि ये भी भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, और भारत जब मैं कहता हूं तो भारत सनातन का पर्यायवाची है, सनातन भारत का पर्यायवाची है, इसके अलावा और कोई पहचान भारत की है नहीं। तो एक तो ये इमोशनल कारण है, जो खतरनाक डीएनए वाला कारण है, जो इनको इनके पाले में और इनके सपोर्ट में खड़ा करने को मजबूर कर देता है, या ये खड़े होते हैं। अब दूसरा, सर अब भारत का विरोध हो उनकी बला से, किसी की बला से, उन्हें मोदी का विरोध करना है। उन्हें किसी भी हाल में मोदी का विरोध करना है, मोदी की हर एक नीति का विरोध करना है। वो चाहे भारत का विरोध हो, चाहे 90 लाख लोग भारत के असुरक्षित हो जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि भारत, जो हम सारे बैठ के यहाँ रंगों का पर्व होली मना रहे हैं और लोग बमों की दिवाली मना रहे हैं, उन्हें तो ये तकलीफ है कि भारत इसमें उलझा क्यों नहीं, भारत इसमें उलझ क्यों नहीं जाता, कूद क्यों नहीं जाता। सर जो लोग बांग्लादेश में जब हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही थी तो बहुत छातियों में दूध उतर आया था, अरफा खानम शेरवानी से लेकर और न जाने कहां तक, कि मोदी जी अटैक क्यों नहीं कर देते, मोदी जी बांग्लादेश में चढ़ क्यों नहीं जाते। वाह साहब, आप भारत को युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। और दूसरा ये, जिन्हें 2014 से लगातार इस देश का मतदाता नकार रहा है, विपक्ष में बैठने को मजबूर कर रहा है, वो भारत की विदेश नीति तय करेंगे। उन्हें अधिकार है। वो एलओपी साहब विपक्ष में अपनी भूमिका तो निभा नहीं पा रहे हैं, चड्डी बनियान नंगे पन पर उतारू हैं। और कैसे ये मान लेते हैं कि लोकतंत्र है, विपक्ष है, ठीक है, तुम चिल्लाओ बांग दो, लेकिन तुम क्या भारत की विदेश नीति तय करोगे? नहीं करोगे। और दूसरा, इजराइल के साथ हम नहीं खड़े हों, क्या बात करते हैं साहब, और क्यों ना खड़े हों। एक अकेला इजराइल इन तमाम इस्लामिक मुल्कों के बीच में अपना अस्तित्व बचा के रख रहा है। हमारी अब बॉन्डिंग मैं बताऊं, जो अभी मैंने इनके लिए कहा कि ये क्यों खड़े हैं उन ताकतों के साथ, वो इनके इनके दिलों में क्यों प्यार बसता है, क्योंकि इनका सनातन को बर्बाद करने वाला जो एजेंडा है उसको वो सूट करता है, क्योंकि ईरान बर्बाद हुआ है। ठीक यही हमारे हक में एक अकेले हम, सनातन वाला भारत, और उधर इजराइल अपने एक अकेली अपनी धार्मिक पहचान को लेके खड़ा है। बहुत दुख है सर इन्हें, भारत बचा कैसे हुआ है। और इस्लामिक आतंकवादी जब रहे हैं तब रहे हैं, बाहर के लोगों ने जब हमला किया है तब किया ही है। और उसके बाद हमारा दुर्भाग्य है कि 1947 के बाद 65 सालों से भी ज्यादा समय तक हमारे यहां हमारी खाल के रंग के वो लोग जो भारत को लगातार तोड़ने की कोशिश करते रहे। और 2014 के बाद से तो ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
तो ये कारण है सर मूल। और दूसरा एक राजनीतिक कारण अगर मैं कह दूं तो वो ये है कि अब कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम निराश हो चुका है कि उसे भारत के सनातनियों के मत नहीं मिलने हैं, उनका समर्थन नहीं मिलना है। तो फिर ये इस समय छाती फाड़ के दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमारे दिल के अंदर सिर्फ मुसलमान बसता है। वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो आतंकवादी माइंडसेट का हो, वो अलगाववादी हो, किसी कीमत पर चले जाएं। तो होता है सर ना, जब आपके पास केवल एक लंगोट बची रह जाती तो आप उसको बड़ा सहेज के रखते हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम यही जान रहा है और ये इस देश का सौभाग्य है। इस देश का ये सौभाग्य है कि कांग्रेस अब सनातनी या भारत के बहुसंख्यकों के लिए राजनीति नहीं कर रही है। इससे बड़ा सौभाग्य इस देश का नहीं हो सकता। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसमें इमोशनल बॉन्डिंग भी इनकी है और तमाम तरह की इनकी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। जी। बड़ा दिलचस्प है। आज सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा और उसने कहा कि सरकार ने मतलब उनके लिए ये नहीं किया, खोमेनी के लिए, और उसके लिए बोल नहीं रही है। दरअसल शीला भट्ट ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है शीला भट्ट। उन्होंने उस लेख को कहा, उठाया और रखा, और जवाब क्या दिया? अद्भुत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अतीत के बोझ लिए हुए कांग्रेस जो घूम रही है उससे जरा पूछने की जरूरत है। जब कर्नल गद्दाफी की हत्या हुई थी तो मीडिया ने MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछा, उन्होंने उसको कोट किया है, ये बाकायदा कोट कर रही कि सरकार चुप क्यों है, किस तरह मारा गया था, गद्दाफी कैसे मारा था सरतेज में, याद होगा आपको। तो मीडिया ने पूछा सरकार क्यों जवाब है, तो सरकार का जवाब सुनिएगा, अद्भुत जवाब है। और वो सवाल पूछ रही है सोनिया गांधी, अगर ये जवाब पढ़ लेती, और उस समय वही ताकत, वही सरकार थी, बेसिकली वही सरकार थी। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, जो आधिकारिक प्रवक्ता है उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश है। हमने रिपोर्ट्स देखी है कि कर्नल गद्दाफी की सिरते लीबिया में हत्या कर दी गई। लीबिया में चल रहे संघर्ष और वहां के लोगों की पीड़ा हमारे लिए चिंता का विषय रही है। हम आशा करते हैं कि जल्दी लीबिया में शांति और स्थिरता बहाल हो जाएगी। भारत के लीबिया के लोगों के साथ गहरे और लंबे समय तक संबंध रहे। इस मौके पर भारत लीबिया के लोगों को राजनीतिक संक्रमण प्रक्रिया और देश के पुनर्निर्माण में हर संभव सहायता देने की अपनी तैयारी दोहराता है। 20 अक्टूबर 2011 भारत ने लीबिया के गद्दाफी को एक वर्ड नहीं कहा। आज भारत के प्रधानमंत्री देश के अलग अलग दुनिया के उन तमाम खाड़ी देशों में फोन कर रहे हैं, वहां से हिंदुस्तान लौटते हुए जो लोग हैं, आप दिख रहे होंगे, वहां से आ रही हैं फ्लाइट्स। आप अबू धाबी से आई फ्लाइट के उन लोगों के चेहरे तो देखिए जिनको यकीन है कि उनका देश उनकी परवाह करता है। अमेरिका नहीं उड़ा रहा अभी, लेकिन यहां देखिए कि कोई क्या क्या करके देख रहा है। वो एक सामान्य रिश्ते और संकट के समय के रिश्तों को, कई पत्रकार जो हो रहे हैं, वो पत्रकार रहे, मैं ये कह रहा हूं, मेरे सीनियर रहे, बहुत ही अद्भुत वो रहा पत्रकारिता का दौर, लेकिन उनको एमनीशिया हुआ या क्या हुआ समझ में नहीं आया। अचानक वो कह रहे हैं कि साहब वो मोदी जी का एक भाषण दे रहे हैं जिसमें मोदी ईरान के साथ अपने रिश्तों की बात कर रहे हैं, इतिहास से पुराने। वो ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसे भाषण लिखे जाते हैं। विदेश नीति का मुझे लगता है उनको वह भी समझ में आता है या नहीं पता नहीं, वो नहीं जानते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो देश का सोचा जाता है, भाषणों का नहीं सोचा जाता। तो ऐसे वक्त में ये सब हासिल क्या कर लेंगे, इससे हासिल क्या होना। आपने देखा कश्मीर में जहां कभी जुलूस नहीं निकलता था शियाओं का, वहां पथराव हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि शिया सुन्नी सब हटके इस समय वो सब बताने लगे कि साहब इस्लाम, अगर वो मुसलमान देश आपस में लड़ रहे हैं, जो हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे हमला कर रहा है, वो अबू धाबी पे हमला कर रहा है, वो UAE पे हमला कर रहा है, तो वो तो तमाम मुस्लिम देश हैं। वो लोग भी तो उसमें, उनके लोग भी होंगे, उनके भी हमले होंगे। भारत को क्यों ये सब याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे शेरवानी हो या जो दूसरे कप ग्लास हो, जितने भी हैं ये सब क्यों ये याद दिलाना चाहते हैं कि साहब अब भारतीय, और कभी भी भारत का कोई रिकॉर्ड नहीं कहता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, दर्शकों को ये कह रहा हूं, रिकॉर्ड के साथ में कह रहा हूं कि भारत ने इस्राइल के खिलाफ लगातार वोट किया, लेकिन भारत को इस्राइल ने बनने के बाद से 65, 71, 2000, 2024
हर एक वॉर में भारत को सबसे ज्यादा सप्लाइयां दी, सबसे ज्यादा मदद दी, मजबूती दी। और ये बात इसलिए, इसके बावजूदगी कि संसद, भारत ने हमेशा यूएन में ज्यादातर मौकों पर उसके खिलाफ वोट किया। तो भारत फायदा बिल्कुल देखेगा कि नुकसान? जी सर। बिल्कुल सर। एक चीज बताएं, ये सारा हो हल्ला इसलिए है कि छाता फट रहा है। छाता यूं फट रहा है, जो एक इस्लामिक अम्ब्रेला के अंदर इनके 3-13 सिया सुन्नी ये सारे छुपा लेते थे, वो छाता फट रहा है। पूरा विश्व उसको नंगी आंखों से देख रहा है। एक तरफ शिया कंट्री ईरान, और अमेरिका के बेसिस के बहाने सुन्नी कंट्रियों पर ईरान के हमले। आज इस्लाम का 3-13 बाहर आ रहा है सर। भारत के इन कन्वर्टेड मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी छतरी पट रही है, सब कुछ नंगा हो रहा है। दिन के उजाले में, सूचना क्रांति के इस दौर में, जब हर हाथ में सैकड़ों फीट प्रति मिनट की रफ्तार से आ रही हैं, इस्लाम पूरी दुनिया के सामने नंगा होके दिखाई दे रहा है। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये जो तमाम इकोसिस्टम है, और इनको कांग्रेस हमेशा से कवर फायर देती है, राजनीतिक कवर फायर। इनकी प्रॉब्लम वहां है कि हाय अल्लाह ये क्या हुआ। अरे भाई, तुम्हें तो शोक मनाना चाहिए। मैं ये कहता हूं, तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को न मारे, कितना जल्दी बंद हो ये सब। और अगर बहुत ज्यादा तुम्हें धोना है, किसी को श्राप देना है, लानतें भेजनी है, तो भाई अमेरिका को भेजो। तुम्हारी जबानी लानत से अगर कुछ उखड़ जाए तो उखड़ जाए। तुम इसराइल को भी लानतें भेजो। मैं तो ये कहता हूं भाई, तुम अप्लाई करो। इस समय ईरान के वीजा मांगो, तुम सारे के सारे मांगो, जाओ भाई, कम से कम डट के खड़े रहो। मैं तो कांग्रेस से सर अपील करता हूं, अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजें ईरान, जितने भी सांसद हैं, और सारा विपक्ष, पूरा इंडी भिंडी अलायंस का एक जाना चाहिए। भारत का विपक्ष जाए वहां पर, रोए गए, जो करना वो करे। लेकिन भारत में, भारत का विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में ब्लैकमेल न करे राष्ट्र को। भारत अपनी सुरक्षा, भारत अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर तैयार कर रहा है, तैयार करेगा। आपने सर बड़ा अच्छे से ये बताया, इतिहास याद दिलाया इजराइल का। सही बात है कि हमने ज्यादातर यूएन में उनके अगेंस्ट गए हैं। लेकिन आप देखिए आज भारत की विदेश नीति की सफलता, क्या इजराइल को कोई मलाल है? और तो और छोड़िए, इजराइल और भारत के जो संबंध है, उससे क्या फिलिस्तीन का कोई औपचारिक कड़वाहट भरा बयान आया हो या कोई स्टैंड हो? नहीं। आज जिन तमाम सुन्नी राष्ट्रों पर ईरान हमला कर रहा है, उनमें से लगभग के सर्वोच्च सम्मान लेके हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं दिल्ली में, और प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने किससे किससे बात की। लेकिन बात करना एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जेस्चर है, भारत का पक्ष प्रधानमंत्री ने रखा। लेकिन प्रधानमंत्री की असली चिंता क्या है? साउथ के 2 दिन के दौरे के बाद लौटे और 9:30 बजे सीसीएस की मीटिंग लेते हैं। सीसीएस की मीटिंग में एनएसए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव ये बैठते हैं, और पूरे वेस्ट एशिया में 90 लाख जो हमारे लोग हैं, उनका अब आप देखिए, उनका रेस्क्यू इवैक्यूएशन शुरू भी हो चुका है। तो ये सब चुटकी बजाते हो जाता है क्या? और भारत का जब कोई दुनिया के किसी एक हिस्से में इस तरह की चीजें चल रही हों, जहां एक बड़े संख्या में भारतीय, लगभग 1 करोड़, 90 लाख में मतलब लगभग 1 करोड़, न जाने कितने देशों की आबादी से बहुत ज्यादा हमारे भारतीय वहां फंसे हैं, तो भारत जिसका इस पूरी अशांति से कोई लेना देना नहीं, वह भारत जो पूरे विश्व को एक साथ अब स्वीकार है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे खाड़ी देश हो। ईरान से भी हमारे कारोबारी ताल्लुक रहे हैं। हम तो चाइना के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तुम तो चाइना के एजेंट के तौर पर काम करते हो, हम धंधा करते हैं उनके साथ। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना है। लेकिन इस समय भारत क्या कर सकता है? भारत यही, इसके अलावा और क्या करेगा कि अपने 90 लाख लोगों को सुरक्षित उस अशांत इलाके से बाहर लेके आए। और तुम्हारा पोल खुला है, इस्लाम नंगा हो रहा है। अब ये दुख है इन सारे लोगों का, वो तिलस्म जो टूट रहा है, पूरी दुनिया के सामने वो तिलस्म टूट रहा है।
और जिस तरह की चीजें ईरान से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान में अब तक तो कायदे से रिजिम चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका की भी स्टाइल कुछ अलग ही है, क्योंकि ईरान इज अ टफ क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसको हैंडलिंग करना भी एक टफ टास्क है, और वो गंभीरता दिखाई भी दे रही है। वो ट्रम्प जो बड़बोले हैं उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि इन सारी चीजों से भारत का क्या मतलब, सिवाय एक बात को छोड़ के कि हमारे लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, इसके अलावा हमारा क्या मतलब है? और बहुत हुआ तो भैया खुश हो जाओ ना, एक दिन का राष्ट्रीय शोक तो रखा था भारत ने, क्योंकि वो औपचारिक रूप से वहां के कंट्री हेड थे, तो वो एक औपचारिकता होती है, हो गई साहब। तो भारत अपना हित देखेगा, ये नया भारत है, और कांग्रेस बैठ के विपक्ष में इस देश की विदेश नीति नहीं तय कर सकती। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास अब केवल मुसलमानों को अपीज करने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। दूसरा, जो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके जो ये नमूने जो बोलते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो पाजामा शेरवानी हो, चाहे इस तरह के तमाम एलिमेंट्स हो, इनकी असली चिंता यह है कि हाय अल्लाह, ये तो इस्लाम का छाता उड़ गया, तार तार हो गया, और हम नंगे हो रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, ये इसको बर्बाद कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान इधर पाकिस्तान में मार रहा है। कौन मर रहा है भाई? तुम उधर चिंता कुछ करो कि ऐसा तुम्हारे उस मजहबी किताब में क्या है जो तुम्हें मरने मारने पर मजबूर कर देता है। जब तुम सनातन को बर्बाद करने के सपने नहीं पाल पाते हो, तो तुम आपस में कटते मरते हो, तो तुम्हारी चिंता तो वहां होनी चाहिए। और हम भारतवासियों को सर बड़े आराम से ये खेल देखना चाहिए, और नंगी आंखों से बिल्कुल दिन के उजाले में इस्लाम नाम की छतरी तार तार हो रही है, इनके 3 13 बाहर आ रहे हैं, इनके तमाम कंट्राडिक्शंस वो बाहर आ रहे हैं, और ये हिंदुओं को बांटने और काटने की बात करते हैं। जी। दरअसल पाकिस्तान का इस दौरान में जो आप बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक बयान आया। पाकिस्तान ने कहा है इजराइल की वजह से इस्लामिक दुनिया पर मुसीबतें हैं, उसकी सोच इंसानियत के खिलाफ है, ईरान पर जबरदस्ती जंग थोपी गई, ये हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान का जो ख्वाजा मसीह है, मतलब ख्वाजा आसिफ है, उसने कहा जॉयनिज्म, चूंकि जो इनको जूस को बोलते ही हैं, मुस्लिम दुनिया में अस्थिरता की वजह है और ये मानवता के लिए खतरा है। मानवता इसके मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ इस्लाम मानवता है, बाकी तमाम दुनिया में उसके लिए खतरा है। और उसने कहा कि ये 50 बार ये जो है खोमेनी कम से कम ये कह चुका कि दुनिया के तख्ते से यहूदियों का नाम मिटा देंगे। पाकिस्तान के पासपोर्ट लिस्ट में इसराइल नहीं आता, यानी आप वहां से पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ना तो वहां जा सकते और उसमें लिखा हुआ कि भारत पाकिस्तान किसी यहूदी को इस देश में एंट्री नहीं मिलेगी। ये इस तरह की नंगी मानवता, चूंकि आप जब बोल रहे थे इस्लाम धर्म को, तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल लगेगा कि भाई एक पत्रकार के तौर पर या उस पर आप किस तरह से ये सब कह रहे हो। दरअसल ये सवाल इसलिए है कि जब खोमेनी 50 बार जूस लैंड को इस धरती से मिटा देने की बात करता है, जब पाकिस्तान जैसा देश जूस को मिटा देने का सपना देखता है, यहां तक कि लड़ाई में यह सवाल बार बार आ रहा है। सवाल यह आ रहा है कि इसराइल आखिर ये कैसे कह रहा है कि ईरान से कि तू इन इस्लामिक कंट्रियों पे वो चला मिसाइल। इसराइल का कितना ताकतवर है इसराइल कि खुद हमला वहां कर रहा है, इधर ईरान से कह रहा है इन पे हमला कर। ये क्या मतलब, और पाकिस्तान का ये खेल है। सवाल ये है कि यहां क्यों इस तरह से बहुत सारे ने कह दिया, अब तो आपको मालूम है कांग्रेस के हों या तमाम पार्टियों के, ओवैसी भी कह रहे थे कि भाई ये तो बहुत ही, मोदी जी वहां गए थे और उनके बाद उनको बताया था नहीं बताया था। अरे यार मोदी वहां गए, हुआ हमला हो गया, बहुत बार हुआ, अब ये इसमें मतलब आप मोदी को ताकतवर कह रहे हो कमजोर कह रहे हो, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एक वो फर्जी इतिहासकार आपके इलाके का वो अशोक कुमार पांडे, आजकल वो बहुत बहुत कहानियां निकाल निकाल के इलाके ट्वीट कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि उसने अपना नाम लिख रखा है कश्मीरी, अशोक कश्मीरी, क्योंकि उसने एक किताब जिसमें इन्फ्रेंसिस झूठने से रेफरेंसेस में इन्फ्रेंसिस जोड़ जोड़ के उसमें वो लिखता है कि ये कभी पता नहीं हजरत आदम या पता नहीं किसका कहता है कि वो इन्होंने बनाया, ये जमीन उन्होंने बनाई कश्मीर की, और फिर लिख देता है ये भी एक मान्यता है। अरे मतलब
इस समय क्या चल रहा है कोई समझ नहीं आ रहा। ऐसे समय में देश की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि भाई इस समय प्रधानमंत्री मोदी की सबसे पहली वो क्या है कि देश के लिए ऊर्जा की नीति बनाए रखना, देश के जो 90 लाख लोग वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर वहां जिस देश में वो काम कर रहे हैं उस देश में उनके खिलाफ माहौल ना तैयार हो जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। या ये सवाल है कि भाई वो बोलते क्यों नहीं, वो चलते क्यों नहीं, वो उठते क्यों नहीं। पूरी चीन और रूस जो सबसे करीबी थे, $400 बिलियन का समझौता हुआ था, 400 बिलियन का ईरान का रूस के साथ अगले कुछ सालों में बिजनेस का। और चाइना ने तो उनको हथियार भी दिए और हथियार लिए भी, उन्होंने उसको दिए, वो क्यों नहीं बोल रहे? वो भी मोदी जी की वजह से नहीं बोल रहे या किस वजह से नहीं बोल रहे, ये आप बताइए मुझे। जी सर, उससे पहले मैं फिर एक बार ये जो डीएनए वाले जो मैचिंग है ना, ये चीजों को बाकी ट्रिगर करता है। मूल में ये डीएनए होता है। मैंने जैसे अभी बताया कि सनातन को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं, ईरान सक्सेसफुली इसका उदाहरण रहा है, तो इसलिए वो ईरान के साथ है। अब यहाँ पर आप देखें, आपने अभी कहा ना कि खमेनेई ने 85वीं बार ये कहा, और सिर्फ कहा नहीं, जबान से नहीं कहा, उसने हुती को इसी बात के लिए तैयार किया, इसी बात के लिए उसने हमास को तैयार किया, इसी बात के लिए उसने हिजबुल्लाह को तैयार किया। पाकिस्तान से का बयान भी अभी आपने ये बताया, पाकिस्तान भी यहूदियों के लिए। सर ये बताइए, जो यहूदियों के लिए ये कर रहे हैं या करते आए या कहते आए, हिंदुओं के लिए इनके पास और क्या है इसके अलावा? इस्लाम का कोई फिरका हो, वो अपने अलावा किसी दूसरे को चाहता है? नहीं चाहता। यहूदियों के लिए जो नफरत, जो है हिकारत इनके मन में है, हम सनातनियों के लिए, इन तमाम मुल्कों के पास यही है। इसके अलावा और क्या है, आप मुझे ये बता दे, या कोई मुझे ये बता दे। ये गजवाए हिंद क्या है? और गजवाए हिंद चाहे पाकिस्तान शुरू करे, चाहे दुनिया का कोई कहीं से कोई एक मुसलमान भी शुरू करे, ये सारे के सारे उनके पीछे खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? इस बात का जवाब बड़ा स्वाभाविक सा जवाब है, इसको खोजा जाए और उसका जवाब बिल्कुल सामने आ जाएगा। मैं ये बार बार बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं कि जो नफरत इनकी यहूदियों से है, वही नफरत इनकी हिंदुओं सनातनियों से है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। और आपने कहा कि इस समय प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उन्हें वही करना चाहिए। बैठ के घर में होली मनानी चाहिए। अपने 90 लाख भारतीय जो भी आना चाहते हैं, जो भी खतरे में हैं, उनको उनके घर लाके होली मनवानी चाहिए। और बाकी इनकी लंका लगाने के लिए तो 2014 से भारत की जनता लगा रही है। हमें अपनी दृष्टि अब बड़ा क्लियर करना पड़ेगा सर। और उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण इजराइल सामने है, यहूदी सामने है, दुनिया के यहूदी सामने है। दूसरा नंबर हमारा है। अगर इनकी लिस्ट में पहले नंबर पर यहूदी हैं, तो दूसरे नंबर पर हम हैं। इस कड़वी सच्चाई को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मुझे अंबेडकर साहब का एक कोट याद आता है, जिनकी कस्में खाते घूमते हैं ये पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम, और जब हिंदुओं में बंटवारा का जहर बोना होता है तो ये जितने भी मुस्लिम सो कॉल्ड नरेटिव बनाने वाले हैं, ये अंबेडकर जी के पास बड़े जाके चिपक जाते हैं। बाबा साहब ने तो कहा था कि अगर कभी भविष्य में भारत पर कोई इस्लामिक आक्रमण हुआ तो ये भारत के अंदर वाले कहां खड़े होंगे, ये आज सोचना है। खमनई के लिए जो सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें शिया मत कहिए, वो मुसलमान हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम पहले इस्लाम, हम पहले मुसलमान। तो अगर दुनिया के यहूदियों पर जो संकट आज है, और इस्लामिक जो भी नेशन है, चाहे वो ईरान की अगुवाई में, चाहे कहीं से भी, मिडिल ईस्ट अगर बड़ा सॉफ्ट दिखाई देता है तो आज उसकी मजबूरी है, वो अमेरिका की वजह से है, इजराइल के प्रति सॉफ्ट दिखाई देता है। लेकिन इनके डीएनए में क्या है? इनके डीएनए में अपने अलावा सबका नाश। यहूदी इनके निशाने पे रहे हैं। उस लिस्ट में यहूदियों के ठीक नीचे हम सनातनियों का नाम है। तो इसलिए हमें ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और ये चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। ऐसे में मैं फिर कहूंगा, आपको मुहर्रम मनाना है, भरे रमजान में आप मनाइए।
बल्कि आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आपस में क्यों लड़ मर रहे हो। और सर, अगर मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि एपस्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए, बंगाल चुनाव जीतने के लिए, अभी ये थ्योरी आई कि नहीं, मैं घुसड़े देता हूं कि बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, और जो यूसीसी पर मोदी जी का समर्थक उनके जो है थोड़े से नाराज हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अब मुझे नहीं पता, मैं नई नई थ्योरियां दे रहा हूं, ले जाएं लोग, मार्केट में उतारें अगर चाहें तो। उसके लिए अगर मोदी जी गए और सपत्नीक उनको नेतन्याहू रिसीव करने आए, उसके बाद उन्हें विदाई के लिए भी सपत्नीक आए, वो दोनों का गले मिलना और वो चेहरे के भाव अगर उसको पढ़ा जाए तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। भारत, भारत प्रथम की भावना को सबसे आगे, भारतीय प्रथम की भावना को रखते हुए सबसे आगे, जो हमारे दुनिया भर में सच्चे मित्र हैं उनकी पहचान करना, उनके साथ डट के खड़ा करना, डट के खड़ा रहना, और शत्रुओं की भी उसी तरह से पहचान करना और उनके खिलाफ हर तरह के कार्रवाई की तैयारी करना और उसको जारी रखना। यही एक राष्ट्र के रूप में और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में उनका यही काम है, वही दायित्व है, वही वो कर रहे हैं। बाकी इस देश से सनातन को बर्बाद करने की चाहत रखने वाले कांग्रेस, कांग्रेसी इकोसिस्टम, जिनके साथ के लोग आज भी तमिलनाडु में कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसको उखाड़ के फेंक दो, खत्म कर दो, इन सारों का एक डीएनए जाके मैच करता है जो अंततः भारत के सनातनी मूल्यों के खिलाफ है, सनातनी आइडेंटिटी के खिलाफ है। इसलिए ये सारे एक तरफ हैं। महाभारत के इस युद्ध में ये सारे, जिस तरह कौरव सेना में सारे इकट्ठे थे, वो सारे उधर हैं और इधर पांडव। तो हम पांडवों को बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं कौरव उनको इसलिए कह रहा हूं, कारण ये कि वो आज भी कभी कभी उनके वामपंथी जो इकोसिस्टम है वो कहते हैं कि साहब 65% वोट तो मोदी के विरोध में पड़ता है। बड़े अच्छे मैथ के जानकार हो तुम, जैसे पहली बार हमको बता रहे हो। अरे ससुरे, तो फिर डेमोक्रेसी का ये मॉडल काहे को मुंडी गिरने वाला रखा था? पहले ही तय कर लेते, तुम ही तो थे जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते चले आए 47 से कांग्रेस के साथ। मैं इनको कहता हूं सर, पंडित नेहरू ने वामपंथियों को अपने सत्ताई छायावाद में पाला। वो जैसे हमारे यहाँ साहित्य सृजन में छायावाद ये है ना, ये सत्ताई छायावाद में पले बढ़े हैं, तो करा लेते तुम। तो कौरवों की संख्या भले ज्यादा लगती हो, लेकिन हम पांडव, उन्हें सचेत रहना चाहिए कि ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी सनातन के खिलाफ खड़ा रहने वाले और उसके खिलाफ जहर और उसकी समाप्ति, उसकी अहित की बात सोचने वाले सारे एक पूल में, और भारत एक पूल में। बस वजह क्या है कि आज हम आराम से होली मना रहे हैं, कारण ये कि 2014 में हमने इन 2 उंगलियों से बड़ी शानदार जो कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति जो की है और जिसकी निरंतरता हम लगातार बनाए हैं, ये निरंतरता अगर चली रहे और लगातार बढ़ती रहे तो सर एक मजबूत भारत की सबको जरूरत है, और आपकी पूछ भी तभी होती है। आज अगर कमजोर भारत खड़ा होता तो उसकी मजबूरी होती किसी न किसी के पीछे दुम हिलाते हुए किसी का हाथ पकड़ लेना, यह मजबूरी होती। तटस्थ वही व्यक्ति रहता है जो मजबूत होता है। और आज वाकई भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आज आप देखिए, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, चाहे ईरान वर्सेस ऑल हो, इन सारी दृष्टियों में आप देखिए, अगर एक कोई देश जिसको चौधरी के रूप में अगर बैठाना हो, मान लीजिए कल को कोई पंचायत हो, तो वो भारत है जो स्वाभाविक रूप से लोगों द्वारा साफ चुनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लग रहा है हमें अपना काम करना चाहिए सर, और हाँ, हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यहूदियों के बाद हमारा नंबर है लिस्ट में। बहुत दर्द है सर, हम बर्बाद क्यों न हुए, हम समाप्त क्यों नहीं हुए। लेकिन भारत में एक ऐसा राजनीतिक भविष्य भी तैयार हो रहा है जो कहता है 25 करोड़ आबादी, दुनिया के 5वें नंबर देश के बराबर 25 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करता है, नाम है योगी आदित्यनाथ। कहता है कि अगर गजवा हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी मोदी जी को आराम से झेल लो, वो पच जा रहे हैं, अगला वाला पचेगा भी नहीं। ऐसे तो आपने बहुत बढ़िया एक वो कहा, लेकिन
जो आपने कहा था कांग्रेसियों के लिए कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे, उनको वहां भेजा जाना चाहिए, लेकिन उससे अच्छा सुझाव मुझे लगता है मलियार लोधी ने दिया है। पाकिस्तान की पूर्व राजदूत है, उन्होंने कहा शरीफ सरकार को ट्रंप का गाजा बोर्ड छोड़ देना चाहिए, बोर्ड ऑफ पीस से बाहर जाना चाहिए, जहां खड़े होके वो 25 बार सर झुका रहा था, याद होगा, उसने कहा ट्रंप ने खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है इसने ज्यादा अच्छा कहा है, पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और गाजा में इजराइल की भूमिका में उसका पाकिस्तानी। तो मुझे लगता है कि भारत के जितने कांग्रेसी नेता हैं उनको इस गुस्से में जरूर कुछ सक्रिय प्रतिरोध दिखाना चाहिए और उनको अमेरिका के जो वीजा है, पासपोर्ट है, उसको उन्हें अपने कैंसिल करा लेना चाहिए। मुझे लगता है ये बड़ा बिल्कुल जबरदस्त। राहुल गांधी को अपने सीनियर चचा सैम पित्रोदा को तुरंत भारत बुला लेना चाहिए, कहना चाहिए नहीं हम वहां नहीं रहने देंगे, हमारा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वहां नहीं रहेगा। अमेरिकन वीजा और उस सबको पासपोर्ट को उन्होंने त्याग देना चाहिए, मुझे ऐसा, पासपोर्ट नहीं मतलब वीजा, और घोषणा करनी चाहिए कि वो कभी अमेरिका नहीं जाएंगे इस हमले के विरोध में। खैर वो है। और आपने जो लाइन कही थी तो मुझे, वैसे तो नवाज साहब की हमारे इलाके के हैं तो मुझे लगा उसी के साथ खत्म करें। जलता घर देखने वालों, अगला नंबर आपका है, पीछे तेज हवा है, जलता छप्पर फूस का है, पीछे तेज हवा, अगला नंबर आपका है। तो ये जो है, तो चलिए आप हम लोग तमाम दर्शकों को ये कहें कि ये बड़ा सौभाग्य है और हम ऐसे त्योहार पर हमेशा अपने उन पूर्वजों को जरूर याद रखें जिन्होंने इस होली को मनाए, आप मना सके इसके लिए सदियों के संघर्ष में अपने खून से होली खेली है। तो मैं आज यही खत्म करता हूं। आप जुड़े अवनीश जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और तमाम जो भी प्रारब्ध के दर्शक हैं उन तमाम को मेरी तरफ से जो है होली की शुभकामनाएं। और तमाम लोगों से अनुरोध है, जो लोग प्रारब्ध नहीं देखते हैं वो जाएं, देखें और वहां राष्ट्रवादी चिंतन की एक धारा रहती है, उसको सुने, समझे, मनन करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।